और वो दही बनने के कारण उसका पीएच मान जो हो जाएगा 6 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब देखेंगे हम लोग कि धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। तो आप जानबे ना करते हैं जी कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस ना। तो कोई पूछेगा कि धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस मुक्त करेगा, बोलो कौन सा गैस। अरे बताए थे हम ऐसा धातु के प्रॉपर्टीज में कि धातु अम्ल से, सॉरी ऐसे अम्ल धातु से, धातु के ऑक्साइड से, धातु के कार्बोनेट से, धातु लवण से, सॉरी क्षार से, यही से अभिक्रिया करता है। तो धातु से अभिक्रिया करता है तो H2 गैस, ऑक्साइड से H2O बनाता है और लवण बनाता है, कार्बोनेट से CO2 H2O और लवण ना, क्षार से तो जन्मे न करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो ये प्रश्नमा कह रहा है कि धातु अम्ल के अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, अरे बोलो। एक प्रयोग द्वारा समझाइए इस गैस की उपस्थिति की जांच किसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक परखनली में 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेंगे, फिर उसमें दानेदार जिंक का टुकड़ा डालेंगे। अब बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल है बबुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO, इसमें क्या डाल रहे हैं, जिंक। क्या डाल रहे हैं, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया बनाएगा कि विस्थापन अभिक्रिया बनवाएगा, विस्थापन बनवाएगा, क्योंकि क्या बन जाएगा ZnSO प्लस, ये द्विविस्थापन है कि विस्थापन है, विस्थापन है कि एक ही जगह में विस्थापित हो रहा है, अरे बोलो। तो ये अम्ल है, ये धातु है, दोनों अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाएगा। तो यहां पर जब डाला जाता है तो निकास नली से निकलने वाली गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित करते हैं जिससे बुलबुले बनते हैं। बुलबुले के बाद जब हम जलती मोमबत्ती ले जाते हैं तो गैस फट फट की आवाज के साथ उड़ने लगती है। इससे पता चलता है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता। ऐसे भी हम अभिक्रिया देखे किए हैं कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर डालेंगे हम इसको तो क्या बना देगा, ZnSO जिंक सल्फेट प्लस H2। अगर ये H2 गैस को, अब पता नहीं रॉकेट में किसके ईंधन का, हाइड्रोजन ईंधन का, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का तो ये जलता है, हाइड्रोजन जो गैस है ना वो थोड़ा सा क्या होता है, जलता है। तो जलता है तो इसको चेक कैसे करेंगे, साबुन के झाग के पास ले जाएंगे, अगर मोमबत्ती ले जाएंगे तो फट फट करके उड़ेगा। क्या करके उड़ेगा, फट फट करके उड़ेगा। तो ये प्रयोग के साथ जांच हो गया। बोलो धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे एक परखनली में 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जाता है, फिर उसमें जिंक के दानेदार टुकड़े को डाला जाता है। एक निकास नली को कॉर्क के सहारे परखनली में कस कर लगा देते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप निकलने वाली गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित करते हैं जिससे बुलबुले बनते हैं। बुलबुले के पास जब मोमबत्ती को ले जाते हैं तो गैस फट फट आवाज के साथ जलने लगती है। इससे पता चलता है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो बोलेगा कि एक और का जरूरत था ये साबुन के घोल के पास ले जाने के लिए। आप लोग वो देखे होंगे, गेम आता है तो आता है, मिल जाता है मेला वाला में, लड़का उसे फूकता है तो उड़ता है उसमें से ना, होता है। आखिर वो क्या होता है, अब देखो बताते हैं। गैस को जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक तो ऐसे ही ना उड़ जाएगा। तो वहां पे क्या कहते हैं, पानी के बुलबुला में जब ले जाएंगे हम, पानी के जब बुलबुला में ले जाएंगे तो पनिया पर एगो घेर लेता है, पनिया उसके गैसवा को घेर के सब फूल जाएगा, तभी ना करके बारेंगे। और सही किसे बारोगे ना, समझ में आया क्या कह रहा है। जैसे ही उसको साबुन के बुलबुला के पास ले जाएंगे ना तो साबुन के बुलबुला में फूलने का शक्ति होता है। तो चारों तरफ से पनिया क्या करता है, बुलबुला का मतलब क्या हुआ, पानी का एक लेयर ही वो हवा को घेर लिया है। हवा को घेरने वाला कौन है, पानी का
पतला सा एक लेयर बन गया जो हवा को घेर लेता है। यही से जब मोमबत्ती ले जाएंगे तो फुट फुट करके उड़ेगा। क्या करके उड़ेगा? यानी कि कौन सा गैस बनता है? कोई दिक्कत है? अब है अगला सवाल है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन समझ में आया? कि कोई भी अम्ल, HCl हुआ, HNO3 हुआ, H2SO4 हुआ, हम बताए थे कि दो चार को अम्ल याद कर लीजिए, CH4, COOH, एसिटिक अम्ल हो गया, तो ये सब ACH3 होता है। ये सब हो, ये अम्ल जो है अगर जल में डालेंगे तो खट्टा लगेगा, जल में डालेंगे तो खट्टा, लेकिन अल्कोहल में, कार्बनिक विलयन में, किरासन में, ये सब में डालेंगे तो ये नहीं लगेगा खट्टा। ऐसा काहे? ये क्यों काहे हुआ? आप अम्ल का डिफिनीशन पढ़े होंगे कि वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। कौन सा आयन देता है बच्चों? कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और स्वाद में खट्टा होता है, उसे क्या कहा जाता है? अरे बचवा, तो हई जल में घुली तबे ना H+ आयन दी। अब एक ऐसा चीज में हम डुबावत नहीं कुकर में घुलबे ना करी, तो जब घुलबे ना करी तो खट्टा कहां से लगी? तेल को चीनी को पानी में डालोगे तो घुल जाएगा, तब पनिया मीठा लगने लगेगा ना। तेल में डाल के देखना, घुल भी नहीं करेगा वो। घी चीनी खाया है, चीनी घी तो घुलते नहीं, घुल भी नहीं करता है। तो फिर रोटी साथ में खाता है, कूड़ कूड़ करता है, वो नहीं होता है, दांत के तर जाता है, तो वो घुलता कहीं नहीं है, क्योंकि उसको घुलाने वाला विशेष शक्ति ही नहीं है। कोई भी अम्ल अपना अभिलक्षण तभी प्रदर्शित करेगा जब वो घुलेगा। जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये घुल जाता है, घुल करके अपने आयन को क्या कर देता है? अलग कर लेता है। लेकिन जब कार्बनिक विलयन में, किरासन में, कोई अल्कोहल में, शराब में डालेंगे तो ये घुल ही नहीं पाएगा। जब घुलेगा नहीं तो असर दिखाएगा नहीं। समझ में आया? अरे बुझा गया क्या है नहीं होता है ये? क्योंकि ये घुल नहीं पाता, इसके आयन अलग नहीं हो पाते। HCl, HNO3 आदि के जलीय विलयन में H+ आयन पाए जाते हैं, जल में अपघटित होकर के अलग हो जाते हैं, इससे अम्लीय गुण पता चलता है। लेकिन अल्कोहल, ग्लूकोज के विलयनों में H+ आयन विघटित नहीं होता है, टूटता नहीं है। और जब टूटेगा नहीं तो खट्टा कैसे लगेगा? इसीलिए इनके विलयन में अम्लीयता गुण प्रदर्शित नहीं होते। समझ में आया? ये काहे नहीं प्रदर्शित होता है? काहे कि ये घुलता ही नहीं है, ये घुलता ही। एगो महाकंजूस था, यही पे वो कहानी है, सुना दे छोड़ दे। एगो महाकंजूस था, कंजूस नहीं था छोड़ो, एक वो आदमी था, वो बड़ा घी का शौकीन था, घी खाने का, रोज दाल में घी खाता था। तो एक और आदमी को मिला, स्टेशन पर बैठा था, बोला कि आप क्या करते हैं? तो बोला हम ये काम करते हैं। बोला घी खाते हैं आप? तो बोला हाँ हम घी खाते हैं। तो बोला कि आपका 100 ग्राम घी कितना दिन चल जाता है? तो हाई बोला कि हमारा 100 ग्राम घी लगभग 6 महीना चल जाता है। 100 ग्राम घी 6 महीना। तो बोला कि आपका? तो बोला कि हमारा घी तो 6-6, 7-7 साल चलता है। बोला 7 साल चलता है, कैसे? तो बोला कि जबराव, बोला कि हम क्या करें? बोला आप कैसे खाते हैं? तो बोला कि हम दाल लेते हैं और उसमें जो घी का डब्बा होता है, एक अगरबत्ती का सीक लाते हैं, उसमें डुबाते हैं, फिर दाल में डुबा देते हैं और खा लेते हैं। इस तरह से हमारा 6 महीने चल जाता है। बोला आप कैसे खाते हैं? बोला कि हम भी शीशा में बंद करके रखे हैं, हम उस शीशवे को बंद सहित दलिया में घुमा देते हैं, खा लेते हैं, हमारा 600। बोला बड़ा बढ़िया उपाय है। तो अरे तो वो तनी मनी कोई वो करता था अरे तो डिब्बा खोल ही नहीं रहा है, वो सही अम्ल है, पानी में जाएगा तब खंडा लगेगा, वो पानी में जा कहाँ रहा है, वो घुल ही नहीं रहा है, तो खंडा कहां से लगेगा? अब हुआ का वो थोड़ा सा और बताते हैं इसमें। एक दिन आदमिया चला गया 2-3 महीने के लिए बहरी, कुछ काम से, व्यापारी था, 2 महीने के लिए भर जाएगा। 2-3 को लड़का था, वो लोग भी घी का शौकीन था, पूरा परिवार ही घी खाता था। लेकिन ये घीवा अलमारी में बंद करके ताला मार के चल गया था।
आया, आते आते पूछा कि तू लोग कैसे खा रहा था, घी खा रहा था कि? बोला हाँ हम तो खा रहे थे घी। सब बोला कैसे? तो बोला हम लोग छिपवा में दलिया ले जाके अलमरिया में सटा देते थे फिर खा लेते थे। वो तीनों लड़कन के बड़ी पीटा, बहुत मार मारा। पूछो का है? कहा कि तू लोग मतलब 2-3 महीना भी बिना घी का नहीं खा सकता है तू लोग बहुत जीपचट हो गया है। हम 2-3 महीने के लिए चल गए, तू लोग घी बिना नहीं खा सकता है, ऐसा ही नहीं खाता चाहिए था तू लोगों को। अब बताओ, ऐसे ही आम्ल है, अगर वो अगर वो पानी में जाएगा तो घुलेगा, और घुल करके H+आयन देगा, तब कैसन लगेगा? खाटा, यानी कि अम्लीय गुण प्रदर्शित। लेकिन हेकरा जैसा अगर हो जाए तो ये अम्लीय गुण प्रदर्शित कहां से करेगा? नहीं करेगा ना, वो में घुल ही नहीं पाएगा। तो घुल ही नहीं पाएगा तो कुछ गुण भी नहीं दिखाएगा, बुझा जाएगा? आए बोलो, HCl, HNO3 आदि के जलीय विलयन में H+ आयन पाए जाते हैं, जो जल में अपघटित होकर अलग हो जाते हैं। इससे अम्लीय गुण का पता चलता है। लेकिन अल्कोहल, ग्लूकोज के विलयनों में H+ आयन विघटित नहीं होता है, इसीलिए इनके विलयन में अम्लीयता का गुण प्रदर्शित नहीं होता है। समझ में आ गया? काहे प्रदर्शित नहीं होता है? क्योंकि ये विघटित होता नहीं है, टूटता नहीं है। अगला सवाल आता है, अम्ल को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता किस तरह से प्रभावित हो जाती है? तो हाइड्रोनियम आयन की तनुकृत का मतलब क्या हुआ बच्चों? अम्ल को और कम करना ना। कम करने का मतलब वो क्या कहा जाता है? उसको अम्लीयता को और कम करना। अरे तनुकृत का मतलब होता है, अगर भोजपुरी में बोला जाए पंछुछुर, हो जाएगा ना? पंछुछुर का मतलब समझ में आ रहा है ना? तो अगर हमें कम है सब कुछ, अब शरबत बनाते हैं, पूरा 2 बाल्टी पानी लिए हैं, 10 ग्राम चीनी डाल रहे हूं मैं तो तनु बनेगा ना, तनु विलयन बनेगा। क्या बनेगा वो? अब तनु विलयन जब बनाया जाता है, जब कम खट्टा किया जाता है, तो उसके हाइड्रोनियम आयन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो कम हो जाता है, उसका सांद्रता क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि जितने ज्यादा अम्ल रहेगा एक और सांद्रता ज्यादा रहेगा, ज्यादा खट्टा लगेगा। जैसे पानी डालते जाएंगे तो इसका सांद्रता क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, अगला सवाल है कि अगर आपको पानी में अम्ल मिलाना हो, यानी कि तनुकृत करना हो, तो पानी में अम्ल मिलाइएगा कि अम्ल में पानी मिलाइएगा? सवाल यह है कि किसमें क्या डालेंगे? अम्ल ले लेंगे पहले, उह में पानी डालेंगे, कि पानी ले लेंगे पहले, उह में अम्ल डालेंगे? यह सवाल है। सवाल यही है, यह प्रश्न आया हुआ है, BM है प्रश्न ये, कि अगर अम्ल को आपको तनुकृत करना है तो आप पानी में अम्ल डालिएगा कि अम्ल में पानी डालिएगा? पानी में अम्ल डालिएगा। देखो, अम्ल को तनुकृत करने में, अम्ल होता क्या है? अम्ल खतरनाक पदार्थ है। अम्ल क्या है? खतरनाक पदार्थ है। अरे समझ लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर में डाल दिया जाए ना किसी को, तो किसी को क्या हो जाएगा? वो मतलब वो दिखेगा भी, हड्डी तक को गला देगा वो। अरे कुकुर में, कुत्ता में HCl निकलता है ना, HCl इतना खतरनाक होता है कि वो लोग हड्डी पचा देता है। H2SO4 अगर कहीं गलती से निकल जाए, ना समझ में आया? अरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ढेर ठीक है, H2SO4 ओकरों से खतरनाक है। नहीं आदमी कहता है कि देखो हमसे निपट लो, जो जिसको तुम बुला रहे हो ना वो ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा खतरनाक है, होता है ना ऐसा ना? वैसा ही तो ये क्या कह रहे हैं हम, अगर आपको अम्ल को तनुकृत करना है, प्यारे बच्चों, अम्ल को तनुकृत अगर करना है, अम्ल को क्या करना है? तनुकृत करना है, तो आप क्या कीजिएगा कि पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा थोड़ा करके क्या डालेंगे? अम्ल। न कि
अम्ल में पानी डाल देंगे। अम्ल में कभी भी हम पानी नहीं डालेंगे, पानी में अम्ल डालेंगे। क्या करेंगे? पानी में। अब लोग काहे नहीं डालेंगे अम्ल में पानी? देखो, अगर अम्ल जो होता है थोड़ा सा विस्फोट के साथ उत्पन्न होगा, और कहीं उसमें डाले पानी अब बहुत तेजी से रिएक्शन कर गया उससे, तो एक हाली खोल जाएगा वो। अब देखे होंगे घरे मिर्ची उर्ची जो होता है वो क्या कहते हैं, सब्जी बनाते समय, तो उसमें डालने पर वो उड़ने लगता है। उसमें देखे होंगे जीरा डाला जाता है। अच्छा बताओ, जीरा काहे डाला जाता है? बताओ हमको, सब्जी में जीरा काहे डाला जाता है? स्वाद के लिए, फोरन के लिए। ना ठीक है, फोरन एक नाम को चीज है। आज पूछना जाके घरे कि इसको काहे डाला जाता है। देखिए, इसको डाला जाता है कि बाकी को उड़ने नहीं देता है। ये बाकी को उड़ने नहीं देता है। फोरन मतलब फोरे ना देम, फोरन ये उड़ने नहीं देता है, ये कंट्रोल है। बाकी को पता नहीं है, हाँ जीरा डाल दो, ये डाल दो, अरे पता नहीं है तुमको वो काहे डाल दो, ना डालोगे तो वो कोई दिक्कत, बुझा रहा है ना? अगर डायरेक्ट तुम मिर्ची डाल देना हरा वाला, उड़ जाएगा, उड़ने लगेगा। लेकिन इसको डालने पर कम उड़ने देता है, बुझा रहा है? हाँ, तो वैसे ही अगर हम अम्ल में, अम्ल एक गिलास लेके आओ, जहां पानी डाले, हो सकता है उछल के कहाँ आ जाए, हथौड़े पे आ जाए, मुंह पे आ जाए। अरे वो देखे होंगे स्प्राइट, स्प्राइट चाहे कुछ खोलने पर अचानक निकलता है ना, निकलता है अचानक। चुप रहो आप। हनुमान है जी। अच्छा हनुमान नहीं है। आज आप, हम जानते हैं कि अम्ल बहुत खतरनाक पदार्थ होता है। जब जल और अम्ल को मिलाया जाता है तो काफी मात्रा में क्या उत्पन्न होता है? उष्मा। यदि हम अम्ल में जल को मिलाएंगे तो विलयन द्वारा उत्पन्न उष्मा हमारे अथवा हमारे शरीर को क्षति पहुंचा सकता है। इसीलिए अम्ल को तनुकृत करते समय हमेशा जल में अम्ल को धीरे धीरे विलयन में लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। अम्ल को कभी भी जल में मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल को। ये गलती हो जाएगा फिर। बोलो, हम जानते हैं कि अम्ल बहुत खतरनाक पदार्थ होता है। जब जल और अम्ल को मिलाया जाता है तो काफी मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। यदि हम अम्ल में जल को मिलाएंगे तो विलयन द्वारा उत्पन्न उष्मा हमारे हाथ अथवा शरीर को बहुत क्षति पहुंचा सकती है। इसीलिए अम्ल को तनुकृत करते समय हमें हमेशा जल में अम्ल को धीरे धीरे विलयन को हिलाते हुए मिलाना चाहिए। समझ में आ जाएगा? क्या करोगे? अम्ल में जल डालोगे कि जल में अम्ल डालोगे? जल में अम्ल, जल में, जल में। कोई दिक्कत? अगला सवाल है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो बुझा हुआ चूना। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। किसका? चलो बताओ, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? बुझा हुआ चूना। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए क्लोरीन से अभिक्रिया किसका कराया जाता है? बुझा हुआ विरंजक चूर्ण का सूत्र CaO Cl2, CaO Cl2, यही ना होता है विरंजक चूर्ण है। इसके बाद में कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट ना, कौन सा? सोडियम, सोडियम। अच्छा बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? NaCO3। बेकिंग सोडा है ये। कौन सा सोडा है? आइए, इसी को कहा जाता है धोने का सोडा। इसमें क्या मिले रहता है? 10H2। तो ये कौन सा सोडा बन जाता है? तो धोने का सोडा। कौन सा सोडा? अरे बोलो। अगला सवाल है,
कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कंफ्यूज मत होना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaH, याद करो। हाँ, साल्वे प्रक्रम द्वारा पहले यही बनता था, अब फिर ओकरा के क्या किया जाता था, गर्म किया जाता था, फिर क्या किया जाता था, और जब गर्म किया जाता था तो क्या बनता था, अब बताओ, Na2CO3 या प्लस H2O प्लस CO2, यही बनता था ना। तो सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट के साथ जल तथा ऑक्सीजन O2 ना, O2 ऑक्सीजन बनता है। इस अभिक्रिया का समीकरण निम्नलिखित है, समझ में आ जाएगा। अगला, जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं था, तुरंत बताएं। अभी जले में न घुलेगा, जले में न घुलेगा, और जब जल रहबे नहीं करेगा तो घुलेगा कहां से वो, और घुलेगा नहीं तो अम्लीय कहां से होगा। तो जल के अनुपस्थिति में अम्ल विघटित, इसीलिए वह अम्लीय गुण दर्शाता नहीं है। अरे घीवा वाला हल है, शिष्य डिबाओगे तो घी कहां से खाओगे 20 साल ओकर 2-3 गो वंश निकल जाएगा, वो खाली घीवा सड़ के मत खत्म हो जाए बस। अच्छा हनुमान आपका नाम जानते क्या लेते हैं, बोले काहे, काहे कि भगवान का नाम है ना, आप ही के बहाने 2-4 नाम ले लिया जाता है। पहले के आदमी को देखे होंगे नाम रखा जाता है रामचंद्र, कृष्णा, गोपाल, सीताराम, हरे राम, क्या रखा जाता था, क्या पता उनका नामों लेते लेते 2-4 नामों हम बुझा रहा है ना, शंकर, शिव जी, ये सब नाम रखा जाता था पहले, अब नहीं रखा जाता। अब टिंटू, पिंटू, चिंटू ये रखा जाता है ना। अब नमो रोक दोगे तो किसी आ जाएगा सब, वैसे नहीं नाम मिलत रहे। हम जाते अपन नाम चेंज करावे, जो चेंज करा ले। अच्छा नाम एक वैसा होता है जो अपने मन से नहीं होता है, नहीं हो, नाम उसको बड़ा होने पर चेंज कर, पहले चेंज हो जाता था, अब नहीं होता है। काहे जानते हो, अब जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, अब कहां जाइएगा। अब गड़बड़ हो गया, बिना जन्म प्रमाण पत्र के आधार कार्ड नहीं बनेगा, आधार कार्ड से उसे बन गया तब नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो ही चलेगा। हाँ, जल की अनुपस्थिति में अम्ल विघटित नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो टूटता, बोलो, जल की अनुपस्थिति में अम्ल विघटित नहीं होता है, इसीलिए वह अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। अगर पीओपी को हम आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, आर्द्ररोधी का मतलब समझ में आ रहा है, आर्द्ररोधी का मतलब होता है कि नमी से कम दूर रखा जाता है उसको, नमी से नहीं, तो नमी के अगर उपस्थिति में रख दोगे तो जानते हो क्या होगा, पहले तो गीला होगा, और गीला होकर तुरंत क्या कर जाएगा, अब हार्ड हो जाएगा। घर और में अगर डिजाइन बना होगा, अगर देखते होंगे बनाते वक्त, तो सबसे पहले उसको गर्मे लेके जलाता है, सब गर्मे से डिजाइन बनाता है, फिर डिजाइन बनाता। अगर उसको ना किया गया तुरंत, तो फिर वो तुरंत खराब हो जाएगा, वो तुरंत क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो होता क्या है, देखो कि हम जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को अवशोषित कर कठोर जिप्सम का निर्माण करता है, अतः प्लास्टर ऑफ पेरिस का कठोर होकर बर्बाद होने से बचाने के लिए आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता। अगर इसको कठोर होने से बचाना है तो कैसन बर्तन में रखना होगा, आर्द्ररोधी। आर्द्ररोधी मतलब कि इसको नमी से दूर रखना होगा, किससे दूर रखना होगा, क्योंकि देखो यही ना है जी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब इसको 1/2H2 मिल जाएगा तो फिर से क्या बन जाएगा, जिप्सम। जो हाथवा में बैंडेज हुआ रहता है ना ये वाला, वो बताओ पीओपी रहता है कि जिप्सम हो चुका होता है, वो जिप्सम हो चुका होता है, क्या हो जाता है, जिप्सम बन चुका होता है। क्या बन चुका होता है, ये जब तक इसको लपेटेंगे तब तक वो पीओपी रहेगा। पीओपी जो है ना, देखो ये बना रहा है ना, अगर ये थोड़ा भी लेट कर दे तो बर्बाद हो जाएगा, वो जो गिर जाता है वो खत्म हो जाता है। अगर बनाया जाएगा डिजाइन, जो गिर जाता है नीचे वो उसको उठा के दोबारा नहीं बना सकते हैं, नहीं तो कुछ प्रक्रिया और बना सकते हैं, ये बहुत जल्दी खराब होता है। तो इसलिए बचाने से के लिए क्या किया जाता है उसको, कि आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है ताकि हार्ड ना हो पाए। क्या नहीं हो पाए, हार्ड ना हो पाए। समझ में आ जाएगा। अगर कैल्शियम सल्फेट को यानी कि जिप्सम को हम ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, चाहे आर्द्ररोधी बर्तन में रख देंगे, तो 1/2H2O लेकर के फिर से बना देगा कौची। अब एक सवाल है इसमें कि एक ग्वाला है, कौन है,
ग्वाला समझ में आ रहा है? गाय वाले, और वो ग्वाला जो है दूध बेचते हैं। ग्वाला जो है क्या बेचते हैं? आजकल सुने होंगे पैकेट वाला दूध बहुत मना कर रहा है सब कोई खाने से लिए। ऐसे खाना भी नहीं चाहिए, मजबूरी में आदमी खाना पड़ता है उसको, और कोई उपाय नहीं है उसका। पैकेट वाला दूध काहे मना किया जाता है खाने के लिए, कोई बता सकते हैं? देखिए होता क्या है, तरह तरह के कंपनी वाले तो दूध बना रहे हैं। वो महंगा से मतलब नहीं है उसका। वो क्या करता है ना, वो लोग देखे होंगे कि आज का दूध अगर नॉर्मल दूध रहता है तो एक दिन में फट जाता है। अब तो ठंडा के दिन है, पूरा मौसम ही फ्रिज बन चुका है, तो अभी खराब नहीं होता है। गर्मी के दिनों में सुबह का दूध अगर दोपहर में उसको फिर से सही से ना रखा जाए, गरम गरम करके चाहे कुछ करके, तो शाम तक क्या कर जाए, खराब हो जाएगा। लेकिन वो पैकेट वाले देखे होंगे 3-3 4-4 दिन रख ले रहता है सब। कभी भी दूध खरीदो डेट देख कर खरीदो, एक दिन पहले का चाहे उसी दिन का मत लो। एक ग्वाला, हाँ, दूध बेचने वाला क्या करता है, हम बता रहे थे उसमें, जानते हो कहानी खाया जाता है, उसको ज्यादा से ज्यादा क्षारीय बनाने का प्रयास करता है वो लोग, क्योंकि खट्टा होने के बाद दूध क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6। अगर वो दूध का पीएच मान 6 से ज्यादा कम हुआ तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा उसमें और तुरंत फट जाएगा दूध। यानी कि उसको क्या बनाया जाए, अगर फटने से बचाना है तो क्षारीय बनाना होगा। क्या बनाना होगा? क्षारीय। और क्षारीय बनाने के लिए आपको उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा ना, तो उसमें कुछ क्षार पदार्थ मिलाता है ये लोग। इसीलिए बोला जाता है कि पैकेट वगैरह के दूध कम खाइए। अच्छा खाइए तो ठीक ठाक खाइए, बढ़िया वाला, नहीं तो सब कुछ नहीं खाना चाहिए। मजबूरी में तो आदमी खाइए रहा है सब कुछ लेके। तो होता क्या है उसमें, ग्वाला ये क्या करता है, अगर दूध को फटने से बचा रहा है तो बेकिंग सोडा मिला रहा है उसमें। क्या मिला रहा है? बेकिंग सोडा मिला रहा है। बेकिंग सोडा मिलाने से क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है क्षारीय पदार्थ। कैसा होता है? क्षारीय। और दूध में जो मिला देंगे तो और क्षारीय हो जाएगा ना। तो दूध का जो पीएच मान है 6 से बदल करके थोड़ा क्या हो जाता है। क्यों बनाता है ऐसा? क्योंकि दूधवा जल्दी फटेगा। अगर उसमें बेकिंग सोडा मिलाया हुआ रहेगा ज्यादा तो दूध फटेगा। अब बताओ इस दूध को दही बनने में समय ज्यादा क्यों लगेगा? क्योंकि जब अम्ल डालेंगे ओकरा में तो उसको पहले वो जो क्षार डाला गया उसको काटना पड़ेगा, तब न जाके फिर वो नीचे आएगा उससे ज्यादा। नहीं समझ में आया? हो क्या रहा है देखो, एक वाला है, ताजा दूध लिया, ताजा दूध का पीएच मान कितना होगा? 6। जब जैसे ही ओकरा में क्षारीय पदार्थ बेकिंग सोडा डाल दिया तब वो 6 से ज्यादा हो गया ना। 6 से क्या हो गया? 6 से ज्यादा जब हो गया तो अब ये 6 से ज्यादा होने के कारण वो दूध जल्दी फटेगा। दूसरा चीज, इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि अब ये जो क्षारीय हो चुका है, जो दूध था वो क्या हो चुका है, तो क्षारीय जो क्षार डाला गया है, बेकिंग सोडा डाला गया है, जो भी पदार्थ डाला जाएगा उसमें दही बनाने के लिए, तो सबसे पहले उसको काटना पड़ेगा, तब ना वो जाकर के फिर दही बनेगा। तो ज्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं समझ में आया क्या हुआ? देखिए यहां पे दूध की प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। दूध में बेकिंग सोडा मिलाने पर उसकी प्रकृति क्या हो जाती है, जैसे लंबे समय तक वो फटता। और दही में होता है लैक्टिक अम्ल। जब दूध में दही में बदलता है तो उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। क्योंकि इस प्रकार का दूध सामान्यतः दूध की अपेक्षा ज्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है। लैक्टिक अम्ल को पहले क्षारीय दूध के क्षार को खत्म करना होता है, तब दही बनेगा। इसीलिए ऐसे दूध को दही बनने में अधिक समय लग जाता। बुझा गया क्या होता है ऐसा? अधिक समय क्या लगता है? क्योंकि अरे ना बुझाया अभी, ये दूध था, दूध का पीएच मान कितना था? 6। और दूध का पीएच मान 6 है, तो अगर उसमें क्या कहा जाता है, क्षार मिला देंगे, बेकिंग सोडा मिला देंगे, तो ये क्षारीय ना हो गया। अब अगर के दही बनाना है तो फिर से अम्लीय बनाना है। मान लीजिए आप रास्ता चल रहे थे, हिजले मुड़ इतना था, आप बढ़ के हेने आ गए, तब आपको हिजा पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? कि जितना आप इधर गए हैं उतना पहले वापस न जाइएगा। तो जितना आप मान लीजिए कि अम्लीय था, नहीं है, उसका पीएच मन कर दिए हैं आप 8, तो पहले जो 2 है ये 2 घटेगा ना, तब ना फिर 5 से नीचे आएगा, 6 से नीचे आएगा। तो इसीलिए उसमें टाइम लग जाता। बुझा गया? अगला
कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग उत्तर इसका। 5 बिलियन ABCD क्या सार्वत्रिक सूचक से जांच करने पर इसके पीएच मान 4, 1, 11, 7, 9 आता है। ABCDE, इसका आता है 4, इसका आता है 1, इसका आता है 11, इसका आता है 7 और इसका होता है, तो बताइए कौन सा उदासीन में से कौन सा है, बताइए उदासीन कौन सा है? ये 7 वाला ना। प्रबल क्षारीय 11, प्रबल क्षारीय और प्रबल अम्लीय 1 ना। 7 से जितना कम अम्लीय और 7 से जितना ज्यादा और 7 के बराबर। तो अब बताइए प्रबल अम्लीय बी, दुर्बल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय अब देखिए तो 4 वाला ना, क्योंकि 7 से कम तो यही है ना अब 4। और दुर्बल क्षारीय, दुर्बल क्षारीय ना, दिक्कत है। चलिए बताइए फिर से देखते हैं, उदासीन कौन हो जाएगा? 7 वाला। प्रबल क्षारीय कौन सा हो जाएगा? 7, यानी कि उदासीन हो जाएगा आपका डी। उदासीन कौन हो जाएगा? प्रबल क्षारीय। तो देखिए 7 से कितना ज्यादा है? 11, सी। प्रबल अम्लीय 7 से कितना कम है? बी। दुर्बल अम्लीय देखिए तो 7 के लगभग कौन बराबर में है? 4, यानी कि ए ना। और क्षारीय 9, ई। बुझा गया? कोई दिक्कत? पहला का डी, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का और 5वां का। समझ में गया? अगला क्वेश्चन। एक बेकर ने पाया कि उसका केक जो है सख्त और आकार में छोटा है। कौन सा संगठक डालना भूल गया है जिससे केक फूला हुआ बन सकता था? हम बताए थे कि केक को बनाने में अगर वो बेकिंग सोडा ना डालेगा तो हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्या डालना भूल गया है वो? बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर। दिए गए धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते हुए क्रम, तो बताइए सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है इसमें से? क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि अच्छा बढ़ते हुए क्रम चाहिए ना, यानी कि सबसे छोटा वाला पहले लिखाएगा। तो सबसे छोटा वाला कम क्रियाशील कौन होता है? याद है ना ये वाला? अब देख लो इतने में हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सबसे कम Fe, इसके बाद Zn, Al, Na और K। आया समझ में? ये नहीं क्रियाशीलता बढ़ रहा है इसका? अरे बोलो, Fe तब Zn तब Al तब Na और तब, आया समझ में? बढ़ता हुआ क्रियाशीलता है ना। और अगला सवाल है कि ऑल्फैक्टरी सूचक किसे कहते हैं? तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, उसे ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। ऐसे सूचक की सहायता से एक अंधा व्यक्ति भी सूंघ करके बता सकता है कि विलयन क्षारीय है या अम्लीय। कुछ ऐसा चीज होता है ना कि अब जिसे गैस घरे महकेगा उसके लिए देखने की जरूरत नहीं है, महकेगा बस जान जाएंगे हम लोग कि गैस घरे महक रहा है। तो कुछ ऐसा भी सूचक होता है जिसको कोई भी सूंघ करके बता सकता है कि अम्लीय है कि क्षारीय, तो इसीलिए उसे कहा जाता है ऑल्फैक्टरी सूचक। क्या कहा जाता है? कोई दिक्कत है? ऑल्फैक्टरी सूचक समझ में आ जाएगा ना? बोलो, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, उसे ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। ऐसे सूचक की सहायता से एक अंधा व्यक्ति भी सूंघ कर बता सकता है कि विलयन क्षारीय है या अम्लीय। जैसे प्याज, लवंग का तेल, वनैला इत्र। और अंतिम सवाल है इस चैप्टर का, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? तो कुछ ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल गोभी का पत्ता, हल्दी, कुछ फूलों की पत्तियां भी अम्ल क्षार की उपस्थिति दर्शाने में सक्षम है, इसे ही प्राकृतिक सूचक कहा जाता
प्रकृति द्वारा प्रदत्त सूचक, प्रकृति द्वारा बने हुए सूचक को प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। कुछ ऐसा भी पदार्थ होता है जो प्रकृति से बना हुआ है और अम्ल क्षार की उपस्थिति को दर्शा देता है। बोलो कुछ प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल गोभी का पत्ता, हल्दी, कुछ फूलों के पत्तियां भी अम्ल क्षार की उपस्थिति दर्शाने में सक्षम है। इसे ही प्राकृतिक सूचक कहते हैं। समझ में जाएगा? ठीक है, इसमें इतना ही था। चैप्टर चालू होगा फिजिक्स का।